इतिहास गवाह है में आज हम बात करेंगे आरक्षण की। लोकसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठा। कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी की सरकार फिर से बनी तो देश से आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, जबकि बीजेपी का यह कहना है कि जब तक सत्ता में बीजेपी की सरकार रहेगी देश में दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण मिलता रहेगा। आखिर क्यों आरक्षण का दाव हर चुनाव में चला जाता है? क्या है आरक्षण का इतिहास? कब से ये चुनावी मुद्दा बनता रहा है? स्पेशल रिपोर्ट में आप देखें। 2024 की चुनावी लड़ाई में कई मुद्दे जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। इनमें से एक बड़ा मुद्दा है आरक्षण। बाबा साहब आम्बेडकर भी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे। गरीबी, महंगाई, विकास, बेरोजगारी जैसे मुद्दे मानो कहीं पीछे छूट गए हैं। हर तरफ आरक्षण का ही शोर है। धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को आरक्षण के मुद्दे पर घेर रहे हैं। कांग्रेस नेता बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। राहुल गांधी अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस देश से आरक्षण खत्म कर देंगे। इसके लिए बीजेपी संविधान को बदलने की तैयारी में है। वो इस चुनाव को संविधान बचाने की लड़ाई बताते हैं। राहुल यही नहीं रुकते, वो बड़ा दांव खेलते हुए दावा करते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो 50% आरक्षण की सीमा को खत्म कर देगी। जातीय जनगणना करवाने के बाद वो आबादी के हिसाब से हक देंगे। आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहिए। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी बहुत संभली हुई है। बीजेपी कांग्रेस के बयानों को खारिज करती चल रही है। आरक्षण पर कांग्रेस की कुंडली जनता के सामने रख रही है। बीजेपी का आरोप है कि आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। बीजेपी के बड़े नेता चुनावी मंचों से देश के दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों को आश्वासन दे रहे हैं जब तक बीजेपी सत्ता में है कोई भी आरक्षण वापस लेने की हिम्मत नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर एसटी, एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। इतिहास गवाह है में आज हम बात कर रहे हैं आरक्षण की। आरक्षण पर कब किस नेता ने क्या स्टैंड लिया? इतिहास में आरक्षण की कहानी के अहम पड़ाव कौन से हैं? ये भी बताएंगे कि आरक्षण की मांग कब शुरू हुई, क्यों ये जरूरी था। आरक्षण का इतिहास भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मौजूदा चुनाव में आरक्षण पर चल रही राजनीति भी समझ लीजिए। 2024 के चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरक्षण पर बयानों के तीर चल रहे हैं। बीजेपी इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली नीति बता रही है। कांग्रेस आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में मुसलमानों को हिस्सा देने की बात कर रही है। दावा यह है कि दक्षिण में मुस्लिम आरक्षण का फॉर्मूला आजमा चुकी कांग्रेस अब इसे देश में लागू करने की मंशा रखती है। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान का, जब तक मोदी जिंदा है मैं
दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। इतिहास गवाह है, आरक्षण पर सियासी घमासान का ये ट्रेंड पुराना है। जब जब जिस भी दल ने खुद को कमजोर पाया, उसने आरक्षण के दांव को आजमाया है। लेकिन इतिहास की इस पहेली में उलझने भी कम नहीं रही हैं। चुनाव राज्यों का हो या फिर राष्ट्र की राजनीति में दिग्गजों का दंगल चल रहा हो, आरक्षण का मुद्दा हर जगह फिट बैठता है। अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने के लिए राजनेता आरक्षण का फॉर्मूला आजमाते रहे हैं। इतिहास के पन्ने पलटे तो आरक्षण का बड़ा रण 90 के दशक में ठना। देश की राजनीति ने आरक्षण पर जबरदस्त उबाल देखा। ये वो दौर था जब आरक्षण का मुद्दा बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद बहुत कुछ बदल गया। देश की राजनीति बदल गई। लालू, मुलायम और नीतीश जैसे चेहरों ने राजनीति के पुराने स्थापित चेहरों की जगह ले ली। आप कह सकते हैं कि मंडल की राजनीति ने कांग्रेस की जड़ों को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया। मंडल आयोग का ब्लूप्रिंट देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने तैयार किया था। साल 1977 में आपातकाल के बाद केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। जनता पार्टी की सरकार के दौरान जनवरी 1979 में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और बीपी मंडल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तब तक जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी और दोबारा केंद्र में इंदिरा गांधी सरकार ने सत्ता संभाल ली थी। 31 दिसंबर 1980 को सौंपी गई रिपोर्ट पर उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी ने कोई कदम नहीं उठाया। 90 के दशक में केंद्र में वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी। इस सरकार में ओबीसी तबके के कई नेताओं की अहम भूमिका रही। देवीलाल से बिगड़े रिश्तों के बाद जनता दल सरकार में असंतोष के सुर सुनाई देने लगे थे। तभी वीपी सिंह ने बड़ा दांव चल दिया। उन्होंने दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की एक सिफारिश को लागू कर दिया। 7 अगस्त 1990 को संसद में मंडल की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की गई, जिसके बाद देश भर में आंदोलन का लंबा दौर चला। देश जातीय समीकरण के उन्माद से झुलसने लगा। पहले से बेरोजगारी और सिस्टम की खामियों का सामना कर रहे नौजवानों का गुस्सा भड़क गया। आरक्षण की नई नीति के ऐलान ने आग में घी डालने का काम किया। हड़ताल, हंगामा, जोरदार विरोध प्रदर्शनों के बीच देश कई अप्रिय घटनाओं का गवाह बना। नई आरक्षण नीति राजनीति में नया बदलाव तो लेकर आई, लेकिन कुछ वक्त के लिए समाज में तनाव की वजह भी बनी रही। मंडल कमीशन की सिफारिश में पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देने की बात कही गई, जो पहले से चले आ रहे अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाले 22.5% आरक्षण से अलग था। मतलब आरक्षण का दायरा 50% तक जा पहुंचा। कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त वीपी सरकार के फैसले का जोरदार विरोध किया था। राजीव गांधी ने मणिशंकर अय्यर के प्रस्ताव को आधार बनाकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जिस वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया, उसे बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही थी। यही बात बीजेपी आज देश को याद दिला रही है। लेकिन जब तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी आरक्षण के विरोध में आत्मदाह करने वाले राजीव गोस्वामी से मिलने एम्स पहुंचे, उन्हें अगड़ी जाति के नौजवानों की तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि मंडल के जवाब में ही कमंडल वाली रणनीति बनाई गई। आडवाणी और तब की बीजेपी लीडरशिप ने आरक्षण के आंदोलन की काट में राम मंदिर का आंदोलन खड़ा कर दिया। आडवाणी के उसी फैसले ने आज बीजेपी को सत्ता और सियासत के शीर्ष पर पहुंचा दिया है। राम मंदिर तैयार है। कमंडल की राजनीति का क्लाइमेक्स देश देख चुका है, मगर आरक्षण का मुद्दा नए कलेवर और तेवर के साथ एक बार फिर देश के सामने खड़ा है। आडवाणी के उसी फैसले ने आज बीजेपी को सत्ता और सियासत के शीर्ष पर पहुंचा दिया है।
राम मंदिर तैयार है। कमंडल की राजनीति का क्लाइमेक्स देश देख चुका है, मगर आरक्षण का मुद्दा नए कलेवर और तेवर के साथ एक बार फिर देश के सामने खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत आजादी से पहले हो चुकी थी। आजादी से पहले आरक्षण के मुद्दे पर अंग्रेज भी उलझन में रहे। उनके लिए भी भारतीय समाज की जाति पर आधारित व्यवस्था चुनौती की तरह रही। इसके अलावा उस समय की रियासतों को भी सामाजिक समानता जैसे जटिल मुद्दों से दो चार होना पड़ा। दरअसल आरक्षण का मकसद वंचितों, पिछड़ों, दलितों को जो समाज में काफी पीछे छूट गए थे उन्हें मुख्य धारा में लाना था, ताकि सामाजिक असमानता को खत्म किया जा सके। लेकिन बाद में यही राजनीतिक दलों का वोट बैंक का हथियार बन गया। भारत की राजनीति में आरक्षण एक ऑल टाइम हिट मुद्दा रहा है। इसे एक ऐसे बोतल वाले जिन की तरह माना जाता है, वो जिन जिसे सियासी दल अपने नफा नुकसान के लिहाज से बोतल से बाहर निकालते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं और फिर वापस बोतल में बंद कर देते हैं। हालांकि आरक्षण के जिन को बोतल से बाहर निकालने का अपना रिस्क भी होता है। कई बार ये फायदा कम और नुकसान ज्यादा कर जाता है। कुछ तबकों के लिए आरक्षण बड़ी जरूरत है, तो कुछ तबकों के लिए ये हिकारत का मुद्दा। यही वजह है कि राजनीतिक दल इस मामले में कदम फूंक फूंक कर ही उठाते हैं। आरक्षण को लेकर ये खींचतान बरसों से चल रही है। आजादी के पहले आरक्षण ने अंग्रेजी हुकूमत को भी उलझाया है। आरक्षण है क्या? आगे बढ़ने से पहले इसे समझिए। आरक्षण क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत समाज के पिछड़े और हाशिए पर छूट गए लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। दावा यह है कि आरक्षण से सामाजिक समानता और न्याय सुनिश्चित किया जाता है। खास तबके के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कोटा दिया जाता है। इसकी शुरुआत ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए की गई थी। जाति के बंधनों में जकड़े समाज में सभी को एक समान मंच के लिए इसे जरूरी माना गया। भारत में आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत आजादी से कई साल पहले हुई थी। 19वीं सदी के एक महान भारतीय विचारक और समाज सेवी ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जिक्र सबसे पहले आता है, जिन्होंने हाशिए पर मौजूद लोगों की लड़ाई लड़ी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण को प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्हीं की वजह से पिछड़े और अछूत माने जाने वाले वर्ग की भलाई के लिए 1882 में हंटर आयोग का आयोग गठन हुआ था। उसके बाद ये भारत का जो शासन ब्रिटिश किंग ने अपने हाथ में ले लिया था, तो उसके पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी शासन यहाँ पर। तो उसके बाद काफ़ी परिवर्तन आए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, तो परिवर्तन आए। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में ये कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था जो है, ये बहुत डीप रूटेड है। मतलब इसकी जड़ें बहुत गहराई में गई है। तो ये 3000 साल से चल रही है। तो उसमें एजुकेशन, तो बहुत सारे लोगों को एजुकेशन से, शिक्षा से वंचित रखे गए हैं। तो उनका ऊपर उठ पाना मुश्किल था। तो हमेशा यही प्रॉब्लम था, हजारों साल से ये चली आ रही है। ये तो ब्रिटिश वालों ने यहाँ की जो शिक्षा की व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की बात सोचा है। और हालांकि उनको ये यहाँ की कास्ट सिस्टम वगैरह से इतनी फेमिलियरिटी, इतनी अच्छी तरह वो जानते नहीं थे, तो फिर भी इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा इक्विटी इसमें लाना जरूरी है। अंग्रेजी हुकूमत के सामने भारतीय समाज की जाति आधारित व्यवस्था एक चुनौती की तरह रही। उनके सामने भी समय समय पर इसे लेकर सवाल उठते रहे।
इसके साथ ही उस वक्त अलग अलग जो रियासतें थीं, उन्हें भी सामाजिक समानता से जुड़े जटिल सवालों का सामना करना पड़ा। साल 1891 में त्रावणकोर के सामंती रियासत में बड़ा बवाल मचा। सार्वजनिक सेवा में वहां के योग्य मूल निवासियों की अनदेखी का काफी विरोध हुआ। विदेशी लोगों की भर्ती करने के खिलाफ वहां के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग उठी। साल 1901 में महाराष्ट्र के रियासत कोल्हापुर में साहू महाराज ने आरक्षण की शुरुआत की थी। साहू महाराज ने समान अवसर मुहैया कराने के लिए कई कदम उठाए। साथ ही वंचित समुदाय के लिए नौकरियों में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई। बताया जाता है कि आरक्षण को लेकर यह पहला सरकारी आदेश था। साल 1908 में अंग्रेजों ने भी प्रशासन में कम हिस्सेदारी वाली जातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए। प्रशासन में उनका थोड़ा बहुत हिस्सा तय करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू की। आरक्षण को लेकर ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी कोशिश भारत सरकार अधिनियम 1909 और 1919 में दिखती है। इनमें आरक्षण का प्रावधान किया गया और इनमें कई बदलाव किए गए। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग जाति और धर्म के लिए कम्युनल अवार्ड की भी शुरुआत की थी। आरक्षण को लेकर अंग्रेजी सरकार का बड़ा प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1909 और 1919 में भी दिखता है, जिसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया और इसमें कई बदलाव किए गए थे। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग धर्म और जाति के लिए कम्युनल अवार्ड की भी शुरुआत की थी। इसी तरह साल 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने गैर ब्राह्मणों के लिए 44%, ब्राह्मणों के लिए 16%, मुसलमानों के लिए 16%, भारतीय एंग्लो ईसाइयों के लिए 16% और अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण की व्यवस्था के लिए जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी किया था। साल 1932 में पूना पैक्ट के साथ पहली बार रिजर्व सीट का कॉन्सेप्ट आया। पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के हस्ताक्षर के साथ एक समझौता यानी पूना पैक्ट हुआ। इस समझौते के तहत प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में वंचितों, शोषितों के लिए सीटों की गारंटी दी गई, जिन्हें आम जनता द्वारा चुना जाना था। ये तो हुई आजादी के पहले की बात। आजादी के बाद 1950 में जब भारत का संविधान सामने आया, इसमें SC, ST और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 15 और 16 के तहत राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वो सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल व्यवस्था करें। 335 आर्टिकल 335 में प्रोविजन रखा गया जिसके अंडर सर्विसेज में पोस्ट में रिजर्वेशन करने की बात। तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो आर्टिकल है उसको पढ़ेंगे तो आप मालूम हो जाएगा कि वहाँ पर कंसिस्टेंट विद एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है, उसकी एफिशिएंसी को ध्यान में रख करके रिजर्वेशन देना चाहिए इस तरह से। तो उसके मुताबिक फिर 1950 में प्रेसिडेंट ने जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला जिसके अंदर क्योंकि 340 आर्टिकल 340 में ये प्रावधान है कि प्रेसिडेंट जो डिसाइड करेंगे, मतलब लिस्ट बना लेंगे ये इसका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का। तो 1950 का जो ऑर्डर है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1952 शेड्यूल कास्ट ऑर्डर, तो उसमें सारे लिस्ट आउट किए गए हर एक स्टेट में कौन कौन सी जातियां शेड्यूल कास्ट में आएंगी, ये है। तो उसके बेसिस पर फिर उनको आरक्षण की व्यवस्था दी जाएगी। पहले तो आइडेंटिफिकेशन है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जातियाँ इस कैटेगरी में आना है, मतलब एक्सट्रीम बैकवर्डनेस और अनटचेबिलिटी, तो उसका बेसिक क्राइटेरियन तो वही था, अनटचेबिलिटी। और जो समूह जातियाँ अनटचेबिलिटी के शिकार होते थे हिंदू समाज में, अब उन्हीं को आइडेंटिफाई किया गया। और उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ये भी कहा गया कि जो शेड्यूल कास्ट है वो सिर्फ हिंदू समाज से होंगे, हिंदू
धर्म के बाहर जो धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, सिख वगैरह तो हिंदू के अंदर आता है, तो उन रिलीजन में ये लागू नहीं होता। राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण को लेकर एक बड़ा प्रयास 1953 में दिखता है। आरक्षण की बढ़ती मांग को देखते हुए साल 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पिछड़े वर्गों के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया था। देश के इस पहला पिछड़ा वर्ग आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 4 मानक बनाए थे। आयोग ने 2399 पिछड़ी जातियों की सूची तैयार की थी, जिनमें 837 जातियां अति पिछड़ी थी। ये जानकर हैरान होंगे कि कालेलकर कमीशन की सिफारिशों में सभी महिलाओं को पिछड़ी श्रेणी में रख दिया गया था। इस कमेटी ने पिछड़े वर्गों के योग्य छात्रों के लिए टेक्निकल और प्रोफेशनल संस्थाओं में 70% आरक्षण, सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए श्रेणी 1 में 25% आरक्षण की बात की थी। कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लेकर काफी विवाद हुआ। काका कालेलकर पर आरोप लगा कि उन्होंने सही तरीके से देश के सामाजिक और आर्थिक चरित्र को नहीं समझा और फिर आयोग की रिपोर्ट हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंडित कालेलकर की सिफारिशों को खारिज कर दी थी। उन पर यहां तक आरोप लगे कि उनकी वजह से आयोग के सदस्यों में फूट पड़ गई। उन्होंने रिपोर्ट पर कालेलकर से ही जबरन लिखवा दिया कि इसे लागू होने से सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाएगा, इसलिए इसे लागू नहीं किया जाए। इसके साथ ही आरक्षण के आधार को लेकर जाति की बजाय आर्थिक स्थिति को लेकर के भी मतभेद उभरा, जिस पर बाद के दिनों में भी बहस जारी रही। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंडित कालेलकर की सिफारिशें खारिज कर दी थी। उन पर यहाँ तक आरोप लगा कि उनकी दखल की वजह से आयोग के सदस्यों में फूट पड़ गई। उन्होंने रिपोर्ट पर कालेलकर से ही जबरन लिखवा दिया कि इसे लागू करने से सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाएगा, इसीलिए इसे लागू नहीं किया जाए। इसके साथ ही आरक्षण का आधार जाति की बजाय आर्थिक स्थिति को लेकर भी मतभेद उभरा, जिस पर बाद के दिनों में भी बहस जारी रही। काका कालेलकर के बाद दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग के नाम के साथ सामने आया, जिसके लागू होने के बाद 90 के दशक में देश की सियासत में बड़ा शिफ्ट नजर आया। आरक्षण एक सामाजिक मुद्दा होने के साथ एक बड़ा सियासी मुद्दा बनकर उभरा। आरक्षण के सियासी इस्तेमाल को आधार उसी दौर में मिला। तो क्योंकि ये जो इनके जो जनता दल गवर्नमेंट था, वीपी सिंह जो हेड कर रहा था, क्योंकि चंद्रशेखर और वीपी सिंह के बीच में वो झगड़ा तो चलता रहा, क्योंकि चंद्रशेखर ने सोचा कि हम बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वीपी सिंह को बनाया और वीपी सिंह तब से शुरू से ही इनका झगड़ा तो चलता रहा। और उस गवर्नमेंट में, उस पार्टी में, जनता दल, उसमें काफ़ी फूट पड़ी और एक स्टेज पर आके ये देवीलाल वगैरह 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 जो लोग हैं, ये सारे अलग होने की बात कर रहे थे। तो वो सारा चल रहा था वहाँ पर, तो जनता दल टूटने वाला था, क्योंकि उनका प्लान था कि इसको तोड़ करके वीपी सिंह को बाहर फेंको और चंद्रशेखर जी को प्राइम मिनिस्टर बना लो। यही था उनका स्कीम, तो वही था। तो उस वक्त वीपी सिंह ने ये बम छोड़ा है। इसी दौर में आरक्षण एक बड़ा कानूनी बहस मुद्दा भी बनकर उभरा। मंडल आयोग की आरक्षण व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। इंदिरा साहिनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध माना, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आरक्षण 50% कैप की सीमा में ही होना चाहिए और पदोन्नति में इसे बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। क्रीमी लेयर की अवधारणा के तहत ओबीसी समाज के संपन्न लोगों को आरक्षण की व्यवस्था से रखना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड नियम यानी अगले वर्ष में खाली रिक्तियों को भरने के लिए 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक ऐसा दौर भी आया जब आरक्षण की व्यवस्था में सवर्णों को जगह देने की मांग ने जोर पकड़ा, जिसका जवाब राजनीतिक दलों पर बढ़ने लगा।
कांग्रेस के मनमोहन सिंह सरकार ने 2006 में मेजर सिनोहो आयोग का गठन किया, जिसे सामान्य वर्ग में आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने का दायित्व सौंपा गया था। बीजेपी की मोदी सरकार ने जब 2019 में संविधान में 103वें संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण प्रदान किया, उसमें मेजर सिनोहो आयोग की रिपोर्ट काफी मददगार साबित हुई। इतिहास के पन्नों में आरक्षण से जुड़ी कई सामाजिक और राजनीतिक कहानियां दर्ज हैं, जिसमें दमन के किस्से हैं तो नई उड़ान का रोमांच भी। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था आरक्षण बैसाखी नहीं सहारा है, लेकिन साल 1990 के बाद राजनीतिक दलों ने आरक्षण की बैसाखी से चुनावों की नैया पार करते आए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार आरक्षण की बैसाखी किस पार्टी का सहारा बनती है। इतिहास गवाह है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।